हेलो एंड वेलकम टू प्रो अकेड योर लाइफ टाइम मेंटर। और आज हम सीखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जामिनेशन और एज वेल एज हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स इन दोनों में बहुत ही हेल्पफुल है। और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ करंट। तो करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो करंट को क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी कि किसी भी चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, किसी भी चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है उसको क्या बोला, करंट। अब रेट से हम क्या समझते हैं, रेट से हम समझते हैं टाइम डिपेंडेंसी, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोल दिया, करंट। उसको क्या बोल दिया, करंट। तो करंट का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाता है, चार्ज फ्लोन यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम हुआ, ठीक है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसी को क्या बोल दिया, करंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवरेज करंट क्या होता है। सो एवरेज करंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस कंडक्टर पे कितना करंट था, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उस कंडक्टर पे कितना करंट था उसी को क्या बोल दिया, एवरेज करंट। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगा हमारा क्या निकलेगा, एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस की करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कंडक्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा था। लेट सपोज कि थर्ड सेकंड पे करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर एट थर्ड सेकंड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम करंट की यूनिट के बारे में जानते हैं। करंट को क्या बोला, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट हमें पता ही है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड, और इसी को नाम क्या देते हैं हम, एम्पियर। इसी को क्या नाम देते हैं हम, एम्पियर। ये एम्पियर जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वन ऑफ द 7 इंडिपेंडेंट यूनिट्स में से एक है। हमारे पास टोटल 7 इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं जिनसे हम बाकी सारी यूनिट्स को डिराइव करते हैं, और उनमें से एक है एम्पियर। सो एम्पियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर अस। ओके, अगला देखते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक स्केलर होता क्या है। एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड, किसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। किसको फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट के केस में क्या है, करंट के पास डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन क्या है उसकी, अलोंग द वायर। जो वायर है जिस पे करंट फ्लो हो रहा है उसी के अलोंग करंट फ्लो करता है। तो करंट के पास डायरेक्शन तो है लेकिन करंट वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। मान लो एक वायर है, उस पर करंट आ रहा है I1। मान लो दूसरी वायर है, उस पर परपेंडिकुलर वायर है और करंट जा रहा है I2। तो जो इसका रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट समेशन है I1 प्लस I2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल। ये अगर परपेंडिकुलर ना करके थीटा एंगल किसी भी एंगल में होते तब भी इसका रिजल्टेंट क्या होता, I1 प्लस I2, यानी कि एंगल डिपेंड नहीं कर रहा है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब क्या बोला, बोला कि इसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन तो इसे हम ना कंप्लीट स्केलर बोल सकते हैं ना कंप्लीट वेक्टर। तो इसके लिए हमने क्या बोला, ये है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला इसे, ये है टेंसर, ठीक है। ना ये स्केलर है कंप्लीट, ना ये कंप्लीट वेक्टर है, तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोला ये है टेंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो हम प्रायोरिटी देंगे स्केलर को। सो हम बोल सकते हैं करंट इज़ अ स्केलर अगर वेक्टर नहीं दिया है ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन में टेंसर है तो आंसर क्या होगा अपना, अपना आंसर होगा टेंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में वेक्टर नहीं है तो हम बोलेंगे करंट इज़ अ स्केलर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट किस डायरेक्शन पे मूव करता है। तो करंट की जो डायरेक्शन है, ऐसा हमने कन्वेंशन से ले रखा है कि करंट जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी तरफ हमारा करंट होगा, ठीक है।
जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी तरफ हमारा करंट मूव करेगा। सो सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे मूव करता है तो करंट क्या होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है तो करंट किस साइड होगा, इस साइड। अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है तो करंट किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी कि कोई कंडक्टर है उससे कोई वायर्स नहीं जुड़ी हैं, कोई वायर्स नहीं जुड़ी हैं, कोई वायर्स नहीं जुड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो आइसोलेटेड। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। एक आइसोलेटेड कंडक्टर में नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। इसको थोड़ा प्रूव करने की अगर हम कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सपोज़ कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, जैसे ये रखा हुआ है, इसके पास हमने लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स ई एक्सटर्नल। ठीक है, ई एक्सटर्नल, अब जब हम जैसे ही हमने इसमें ई एक्सटर्नल लगाया तो क्या हुआ, पॉजिटिव जो चार्ज थे वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की तरफ मूव करने लग गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज थे वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में डिपॉजिट होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि उन दोनों पे फोर्स लगने लग गया। और पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो क्या हो गया, दोनों एंड्स पे चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो गए। जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होने लग गया तो क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, उल्टी, मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि जो ई इंड्यूस्ड था वो इस डायरेक्शन पे मूव करने लग गया, ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन पे प्रोड्यूस हो गया, जिसने कि ई एक्सटर्नल को कैंसिल कर दिया। ई इंड्यूस्ड ने ई एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर दिया, ई एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, नेट चार्ज ज़ीरो। सो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि कोई अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है तो उसके पास हमेशा नेट चार्ज कितना रहेगा, ज़ीरो। तो अगर हम देखते हैं अगर कोई नॉन आइसोलेटेड कंडक्टर है तो क्या उस पर नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो रहेगा या फिर अब नेट चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक नॉन आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको कि हमने वायर्स और बैटरी की मदद से जोड़ दिया, वायर्स और बैटरी की मदद से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसके पास भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा क्योंकि बैटरी लगी है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो फिर से मूव तो करेंगे ही, लेकिन इस टाइम क्या होगा, वो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा जो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसको अब रास्ता मिल गया। इसको रास्ता किसने दिया, वायर्स ने, एक्सटर्नल सोर्सेज ने इसको रास्ता दे दिया, कहाँ जाने का, बैटरी तक। तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था अब वो डिपॉजिट ना होकर के कहाँ चले जाएगा, बैटरी पे। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाना था और यहाँ डिपॉजिट हो जाना था, उसको भी अब वायर का रास्ता मिल गया और वो भी अब बैटरी की तरफ मूव हो गया। तो ई इंड्यूस्ड इस समय क्या हो गया, ज़ीरो। तो हमारे पास जो नेट चार्ज हुआ वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अब केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास कंडक्टर पे जो कि उसके अंदर चार्ज को नॉन ज़ीरो कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास करंट कांस्टेंट है, यानी कि करंट अगर हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है करंट, तो क्या होगा, हमें पता है कि आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी। डी टी को हमने आई के पास भेजा तो क्या मिला, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इंटीग्रेट करा तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू। आई डी टी को इंटीग्रेट करा तो इसमें क्या हुआ, आई बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि आई था हमारा कांस्टेंट। अब हमारा करंट कांस्टेंट था तो वो हो गया इंटीग्रेशन के बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी। तो हमें क्या मिल गया, Q इज इक्वल्स टू आई टी और I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब ये फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा था अपने 10th में, लेकिन इसकी एक कंडीशन थी, क्या थी, कि करंट हमारा होना चाहिए कांस्टेंट। अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि करंट क्या है, Q बाई टी। कंडीशन क्या है इसकी, करंट होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इन बेसिक फॉर्मूले के बेस पे। अमाउंट ऑफ चार्ज passed in time t through a cross section of wire is qt is equals to 6t square plus 5t plus 4. Find value of current at t is equals to 3 सेकेंड। यानी कि हमें एक चार्ज दे दिया जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और हमें बोल दिया कि 3rd सेकेंड पे करंट निकालो, यानी कि कौन सा करंट निकालेंगे, आई इंस्टेंटेनियस वाला।
क्यों? क्योंकि हमें थर्ड सेकंड पे करंट बोला है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, हमें चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चार्ज को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल सकता है, अपना करंट। तो वही हमने करा है, इस क्यू की जगह ये यहाँ पर पुट कर दिया, इस क्यू की जगह जो गिवन था वो पुट कर दिया। अब हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 60 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 12t, 5t का कितना हो जाएगा 5, और 4 का क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि आई मिल गया हमें 12t + 5। अब कौन से सेकंड का निकालना था, थर्ड सेकंड का, तो हम t की जगह क्या रख देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो ये जाएगा 12 × 3 = 36 + 5 कितना हो जाएगा 41 एम्पियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = 5t + 4, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। इस केस में हमें क्या दे दिया, हमें करंट दे दिया जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है कि 2 सेकेंड्स में कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, dq/dt, ठीक है। तो डी, इस समय में चार्ज निकालना है तो चार्ज को एक साइड कर लेते हैं और dt को करंट के पास भेज देते हैं, dt को करंट के पास भेज देते हैं, तो dq = idt आ गया। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया q, और idt का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, i की जगह जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 5t + 4, i की जगह रख दिया 5t + 4 और dt को dt रहने दिया। तो 5t + 4 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 5t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5t² / 2 और 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t। अब टाइम हमें दे रखा है फर्स्ट 2 सेकंड्स में, यानी कि जो इसकी लोअर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो होगी 0 और अपर लिमिट होगी 2। तो पहले हम इसकी जगह 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2² / 2 + 4 × 2 और माइनस इसका हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। तो हमारा चार्ज कितना आ गया 18 कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में जानते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या थी हमारे पास, करंट थी हमारी स्केलर, जिसको बोल रहे हैं हमने टेंसर भी बोला था। तो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी की डायरेक्शन है अलोंग द करंट, हुज डायरेक्शन इज अलोंग द करंट एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द करंट एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। यानी कि इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J से। क्या बोला, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि करंट को बोल दिया डेल्टा I पर यूनिट एरिया यानी कि डेल्टा S। एरिया को हमने इसमें S से डिनोट करा है, कहीं कहीं एरिया को A से भी डिनोट करते हैं। किसी अगर पर्टिकुलर यानी कि छोटे से एरिया की बात करें तो हम करंट डेंसिटी को छोटे से एरिया के लिए लिख सकते हैं di/ds, ओके। अब हम देखते हैं अगर जो एरिया है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि जो एरिया का प्लेन है, प्लेन ऑफ एरिया अगर करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है हमारा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं J क्या है डेल्टा I/ΔS। लेकिन अगर हमारा जो प्लेन है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, एक एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे कि ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन का वो वाला कंपोनेंट को यूज़ करेंगे जो कि करंट के परपेंडिकुलर है। करंट के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है इसका, ये वाला, यानी कि डेल्टा S cos थीटा। कौन सा है, डेल्टा S cos थीटा। तो यानी कि अगर कोई प्लेन पर करंट के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम उसका केवल वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि प्लेन करंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें हम डेल्टा S की जगह क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा S cos थीटा। तो यहाँ से डेल्टा I निकालें तो क्या हो जाएगा, J = डेल्टा S cos थीटा, J डेल्टा S cos थीटा, और डेल्टा I क्या आ जाएगा, J डॉट डेल्टा S, यानी कि करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास एक वायर है, ये क्या है, एक वायर बोल लो या कंडक्टर बोल लो, जिसका कि एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है,
वायर का एरिया क्या यूनिफॉर्म नहीं है। इस साइड पे एरिया A1 बोल दिया, इस पे एरिया A2 बोल दिया, इस पे एरिया A3 बोल दिया, इस पे एरिया A4 बोल दिया। तो क्या करंट डेंसिटी पूरे हर जगह सेम रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, देखो एक वायर है तो इस पे जो करंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी इस पार्ट के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, I/A1, यानी कि इस पार्ट की करंट डेंसिटी अगर हम बोलें J1 तो क्या हो जाएगी, I/A1। इस पार्ट की अगर हम करंट डेंसिटी बोलें तो क्या हो जाएगी, I/A2। इस पार्ट की देखें तो I/A3, और सिमिलरली इस पार्ट की क्या हो जाएगी, I/A4। तो यानी कि अगर कोई वायर या कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसकी हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफरेंट होगी। यानी कि हम करंट डेंसिटी को हर पॉइंट पे सेम नहीं बोल सकते, इसलिए करंट डेंसिटी को हम हर पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग निकालते हैं अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो। ओके, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट एंड करंट डेंसिटी। सो क्या है, अ वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 6 millimeter square. 5 into 10 to the power 19 electrons go through any perpendicular cross section per second. Find the current and current density of wire assuming uniform cross section. इसमें हमें क्या दे दिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। हमें दे दिया कि 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं पर सेकेंड, यानी कि जो करंट है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट है। हर सेकेंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या होगा, कांस्टेंट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पर सेकेंड, तो इसका मतलब जो हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, I = Q/T। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो टोटल चार्ज हमारा जो हो जाएगा Q, वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, NE, ये हमने पढ़ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो अगर हम टोटल चार्ज क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड निकालें तो कितना हो जाएगा, NE। N हमें गिवन है, कितना गिवन है, 5 इंटू 10 टू द पावर -19, और E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जो हमारा चार्ज आ गया, यानी कि चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड कितना आ गया, 8 कूलम। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, Q/T, क्योंकि करंट क्या था हमारा, कांस्टेंट था, तो हमने करंट का क्या यूज़ कर सकते हैं, Q/T। अब Q कितना आया, 8 कूलम, कितने सेकेंड्स में, 1 सेकेंड में। I = Q/T = 8 एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कांस्टेंट है तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि I = 8 एम्पियर। अब जो एक करंट है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं करंट डेंसिटी के लिए। करंट डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/S या डेल्टा I/डेल्टा S। अब क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिफॉर्म वायर, यानी कि उसका एरिया हर जगह सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी, और हमें बोला है कि परपेंडिकुलर एरिया लेना है, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं I/S। I तो हमारा निकल गया 8 एम्पियर, और हमें जो एरिया दे रखा है वो कितना था, 6 mm²। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर -6 करना पड़ेगा, तो 8/6 इंटू 10 टू द पावर -6, और यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा J कितना आ गया, 1.33 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, आज का हम ये एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें हम क्या जानते हैं कि जब हमारा चार्ज हमारा रेस्ट में था तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब हमारा चार्ज रेस्ट में था वो हमने कहाँ पर पढ़ा, हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो हम उसको कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब अगर चार्ज मोशन में हो जाए, यानी कि चार्ज अगर मूव करने लग जाए, तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे कि आपने डेफिनेशन से ही स्टार्ट करा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज मोशन में आ गया, तो
चार्ज मोशन में आ गया तो हम उसको कहाँ पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन। चार्ज एक्सेलरेशन में कब आता है, जब हम उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आज का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।